सादर प्रणाम। मैं नीरजा चौधरी एक बार फिर आपके अपने चैनल इन्फोनी कॉर्नर में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। बायोलॉजी पढ़ रहे हैं और प्लांट किंगडम को हमने कंप्लीट कर लिया है। आज से शुरुआत हो रही है हमारी जंतु जगत की, यानी कि एनिमल किंगडम की। देखिए, ये हमने पढ़ा, जो लास्ट वाला सेशन था तब तक हमने ये पढ़ा कि जो भी प्लांट्स हैं बहुत ज़्यादा हैं और विभिन्नताएं हैं, यानी कि उनमें डाइवर्सिटी है और इस बेस पर उनको अलग अलग तरीके से क्लासिफाइड किया गया, उन्हें अलग अलग वर्गों में रखा गया। सेम चीज़ एनिमल्स के साथ रही, जंतुओं के साथ रही। हम अगर अभी गिनती करना चाहें तो बहुत सारे ऐसे जंतु हैं जिनके नाम हमें पता है और सब में एक दूसरे से कोई ना कोई डिफरेंस है। तो इस बेस पर क्या किया गया, क्लासिफिकेशन करना ज़रूरी था, क्योंकि इतनी बड़े स्तर पर उन्हें एक साथ अध्ययन करना या उनकी स्टडी करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता। तो इसलिए उनके जो बॉडी में कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स थे या स्पेशल फीचर्स थे, उनके बेस पर उनको सेपरेट कैटेगरी में किया गया। अब रही बात कि किस तरीके से हम एनिमल्स को पहचानते हैं या किस तरीके से हम उनका क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लासिफिकेशन हम जब करते हैं तो उसका कोई ना कोई एक बेस होता है। जैसे सपोज मैं कहूँ कि आप कुछ जंतुओं के नाम लीजिए, आप गधा, घोड़ा, गाय, भैंस, बकरी या कुछ भी आप जंतु ले सकते हैं। अब रही बात इन जंतुओं को, मैं अगर आपसे ये कहूँ कि आप थोड़ा सा कैटेगरी में डिवाइड करिए, तो हो सकता है आपकी वो कैटेगरी उनके साइज़ के बेस पर हो सकता है आप जो उनको कैटेगराइज करें वो इस बेस पर करें कि वो कार्निवोर्स हैं, हर्बीवोर्स हैं, यानी कि मांसाहारी हैं या शाकाहारी हैं। हो सकता है आपका कैटेगराइजेशन जब हो तो वो इस तरीके का हो कि आप कहें कि कुछ ऐसे हैं जो दूध देने वाले हैं, यानी कि जिनसे हम डेयरी प्रोडक्ट्स प्राप्त करते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो हमारे जो खेती में या हमारे जो डे टू डे का रूटीन है या हमारा जो रोजगार है उसमें वो सहायता करते हैं। तो कैटेगराइजेशन अलग अलग हो सकता है, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ साइंस और स्पेशली बायोलॉजी जो एक बेस है क्लासिफिकेशन का, उसको स्पेशली 6 पॉइंट्स में डिवाइड किया गया, जिसके आधार पर एनिमल्स को क्लासिफाइड किया गया, यानी कि उनका क्लासिफिकेशन किया गया। मैं लेवल बोल दे रही हूँ कौन कौन से हैं। सबसे पहला था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को हिंदी में बोलते हैं संगठन का स्तर, यानी जंतु किस तरीके का संगठन स्तर से बना हुआ है। उसमें टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें ऑर्गन ऑर्गेनाइजेशन है, या पूरा एक ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन उसके अंदर काम करता है। तो जंतु या एनिमल्स जो हैं अलग अलग तरीके के ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा उस पर बेस्ड है ना। सेकेंड पॉइंट बेस है हमारा सिमेट्री पर। सिमेट्री का हिंदी मीनिंग होता है सममिति। सममिति का मतलब ये होता है कि जो कोई भी एनिमल है उसमें किस तरीके की सिमेट्री मिल रही है। कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जिनमें सिमेट्री नहीं मिलती है, तो वो अभी हम टॉपिक डिटेल करेंगे तब पढ़ेंगे ना। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक यानी कि द्विकोरकी और ट्रिप्लोब्लास्टिक यानी कि त्रिकोरकी। तो इस तरीके का जो ऑर्गेनाइजेशन संगठन मिलेगा इन जंतुओं के बेस पर क्लासिफिकेशन का जो बेस रखा गया। नाउ अगेन है सीलोम। सीलोम जिसे हम बोलते हैं गुहा ना। सेगमेंटेशन, सेगमेंटेशन का मतलब हुआ कि जंतु के अंदर किस तरीके का जो हिंदी में अगर मैं बोलूँ तो इसे खंडी भवन कहा जाता है। जैसे केंचुआ या जोंक के शरीर पर कुछ सेक्शंस हमें दिखाई देते हैं। लास्ट वन हमारा रहेगा नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड हिंदी में जिसको बोला जाता है पृष्ठरज्जु। तो जो बेस ऑफ क्लासिफिकेशन है या बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है वो हैं ये 6 पॉइंट्स जिनके बेस पर क्लासिफाइड किया गया। फर्स्ट हम डिस्क्राइब करते हैं कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को अगर मैं डिटेल करूं तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में ये है कि कुछ ऐसे, जैसे स्पंज का एग्जांपल हम इसमें ले सकते हैं। कोशिकीय स्तर है ये, मैं इसको लिख ही देती हूँ। ये क्या है, कोशिकीय स्तर है, ठीक है। कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जिनमें जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो ऑर्गेनाइजेशन एक बिखरे या स्कैटर्ड ग्रुप्स में होता है, बिखरे समूह में होता है, और वो एक तरीके के कोशिकीय संगठन को यानी कि सेल ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है।
ऐसे ही जब बहुत सारी कोशिकाएं मिल जाती हैं, बहुत सारी सेल मिल जाती हैं, तो उनमें वर्क डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और ये वर्क डिस्ट्रीब्यूशन वर्क डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, सेल को एक काम मिल जाता है और इस हिसाब से, जैसे सपोज आप इसे ऐसे समझिए, जैसे हमारे हाथ हैं अलग काम करते हैं, पैर हमारे अलग काम करते हैं, तो एक हमारे ऑर्गन्स में भी वर्क डिस्ट्रीब्यूशन है, तो यहाँ पर भी वर्क डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। ठीक है। सिलेंट्रेट सेल्स जो सेल्स होती हैं उनमें ये अरेंजमेंट बहुत अच्छा होता है और यहाँ पर कुछ कोशिकाएं आपस में संगठित हो जाती हैं और तब वो टिश्यू फॉर्म करती हैं जिनको बोला जाता है ऊतक। जब बहुत, हम पढ़ चुके हैं, जब बहुत सारी कोशिकाएं मिल जाती हैं तो वो टिश्यू को बनाती हैं, यानी कि जो कोशिकाओं का ग्रुप होता है वो टिश्यू कहलाता है। कोशिका सिंगल होती है या सेल सिंगल होती है, इन ग्रुप ऑफ सेल नोन एज द टिश्यूज। ओके, तो यहाँ पर ये क्या, जिनमें टिश्यू इन्वॉल्व होंगे पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वहाँ पर बोला जाता है टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। अब इसमें जो हायर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होगा, जैसे प्लेटीहेल्मिन्थ्स के मेंबर्स की हम बात करें या हायर फाइलम्स की बात करें, ये उनमें पाया जाएगा। अब उनमें क्या होगा, आगे जाके जब टिश्यूज क्या होते हैं, संगठित हो जाते हैं, और वो जब टिश्यूज बहुत सारे मिल जाएंगे तो वो ऑर्गन यानी कि अंग का निर्माण करेंगे। ठीक है। जिनमें अंग किसी भी तरीके के लेवल को या किसी भी तरीके के विशेष कार्य को करते हैं, स्पेशल वर्क को करते हैं, जैसे एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, ये सारे के सारे हैं, इनमें अलग तरीके से एक सिस्टम काम करता है। तो वहाँ पर ऑर्गन तरीके का या ऑर्गन लेवल का ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम यहाँ पर मिलता है। तो हर लेवल के एनिमल को, जिनमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, जिनमें टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन है, जिनमें ऑर्गन ऑर्गेनाइजेशन है, तो इनको इस ऑर्गेनाइजेशन के बेस पर क्लासिफाइड जब किया गया तो अलग अलग कैटेगरी में उनको रखा गया। इसके बाद बात आती है, जैसे हम जब डिवीज़न करते हैं यहाँ पर, तो हम मोड ऑफ डाइजेशन पर, यानी कि डाइजेशन या पाचन के आधार पर भी इनका डिवीज़न करते हैं। देखिए, डाइजेशन भी दो तरीके का होता है, अपूर्ण और पूर्ण, यानी कि इनकम्प्लीट और कंप्लीट। देखिए, इनकम्प्लीट क्या होता है और कंप्लीट क्या होता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इनकम्प्लीट में ऐसा होता है कि जो एक्सक्रीटरी पोर होता है और जो फूड पोर होता है, यानी कि भोजन लेने का और मल त्याग का ओपनिंग सिंगल होती है, तो इस तरीके का डाइजेशन कहा जाता है अपूर्ण पाचन या इनकम्प्लीट डाइजेशन। ठीक है। यानी कि माउथ और एनस दोनों का काम एक ही पोर से होगा, जैसे कि प्लेटीहेल्मिन्थीज में होता है। ठीक है गया ना। अब रही बात कंप्लीट डाइजेशन, कंप्लीट डाइजेशन उसमें कहा जाएगा जिसमें माउथ और एक्सक्रीटरी पोर डिफरेंट होते हैं। तो जैसे मनुष्य है, उसमें माउथ और एक्सक्रीटरी पोर, या जो भी आप एनिमल का एग्जांपल ले लें, जिनमें माउथ और एक्सक्रीटरी पोर यानी कि जो एनस है वो अलग अलग पोर हैं, तो इस तरीके का डाइजेशन कहा जाता है कंप्लीट डाइजेशन, यानी कि पूर्ण पाचन। अब रही बात इसी के बेस पर सर्कुलेटरी सिस्टम की। ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम भी दो तरीके का होता है। मैं इसको इरेज कर देती हूँ, जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ेगा मैं टॉपिक लिखती चले जाऊंगी, नहीं तो थोड़ा सा बहुत हॉचपॉच सा हो जाएगा, समझने में फिर दिक्कत होगी। देखिए, सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो सर्कुलेटरी सिस्टम भी दो तरीके का होता है। एक होता है ओपन टाइप, यानी कि खुला परिसंचरण तंत्र, और दूसरा होता है क्लोज टाइप। ठीक है, यानी कि बंद परिसंचरण तंत्र। तो दो तरीके का यहाँ पर सर्कुलेटरी सिस्टम होगा। यहाँ जो खुला परिसंचरण तंत्र जिसकी हम बात कर रहे हैं, खुले परिसंचरण तंत्र का मतलब ये होता है कि जो ब्लड की पंपिंग हो रही है वो डायरेक्ट हार्ट से बाहर की ओर हो रही है, और जितने टिश्यूज होते हैं वो सारे के सारे उसमें डूबे हुए रहते हैं। उसको बोला जाता है ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, यानी कि यहाँ पर ब्लड का सर्कुलेशन जो हो रहा है डायरेक्ट हार्ट से हो रहा है, और जितने भी यहाँ पर टिश्यूज होंगे या जितनी भी सेल्स होंगी वो डायरेक्टली उसमें डूबी हुई होंगी, बेस्ड होंगी, डायरेक्टली एम्बेडेड होंगी। वो उस तरीके का सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि जिनमें ब्लड किसी वेसल से होकर नहीं जा रहा होगा। जस्ट अपोजिट होगा क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि बंद परिसंचरण तंत्र। बंद परिसंचरण तंत्र में
जो ब्लड होता है वो डिफरेंट साइज के वेसल्स के, जैसे कैपिलरीज हो गई, आर्टरीज हो गई, वेन्स हो गई, तो अलग अलग इनका साइज डायमीटर होता है। तो ये उनमें अलग अलग साइज की जो ट्यूब्स होती हैं उनमें फ्लो होता है, ओपनली नहीं होता है। तो इस तरीके का सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम और ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम एक अदर मोड है जिसके बेस पर क्लासिफिकेशन किया गया या एनिमल्स को अलग अलग कैटेगरी में रखा गया। तो ये तो था हमारा फर्स्ट पॉइंट, जिसमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेस पर किन किन बिंदुओं को रखा गया, किन किन पॉइंट्स को रखा गया और उसके बाद उनको क्लासिफाइड किया गया। नाउ सेकेंड पॉइंट हमारा है इसका सिमेट्री। सिमेट्री यानी कि सममिति दो तरीके की होती है सिमेट्री। उस सिमेट्री की अगर हम बात करें तो मैं लिख देती हूँ सिमेट्री। सेकेंड पॉइंट हमारा सिमेट्री। सिमेट्री, ठीक है। सिमेट्री में क्या होगा आपका कि सिमेट्री हिंदी में जिसको बोला जाता है सममिति। दो तरीके की यहां पर सिमेट्री होगी। एक सिमेट्री होगी रेडियल सिमेट्री, जिसे अरीय सममिति बोला जाता है हिंदी में, रेडियल सिमेट्री। और दूसरी होती है हमारी बाइलेटरल, बाइलेटरल सिमेट्री, ठीक है, द्विपार्श्व सममिति जिसको हिंदी में कहते हैं। तो दो तरीके की सममिति या सिमेट्री होगी, एक तो हमारी होगी रेडियल और दूसरी होगी कौन सी, बाइलेटरल। अब जिनमें सिमेट्री मिलेगी वो सिमेट्रिक एनिमल्स कहे जाएंगे, लेकिन कुछ एनिमल ऐसे भी हैं जिनमें सिमेट्री नहीं होती है, तो उन्हें बोला जाता है असममितिक या एसिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल, ठीक है। असममित, मैं हिंदी फिर से लिख दे रही हूँ यहाँ पर, असममित या एसिमेट्रिकल, यानी कि जब हम क्लासिफिकेशन के फीचर्स लिखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते हैं, तो हम उसमें लिखते हैं सिमेट्री इज प्रेजेंट, विच टाइप ऑफ सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री और बाइलेटरल सिमेट्री, ठीक है, यानी कि किस तरीके की वहाँ पर सममिति है या नहीं है। एनिमल इज एसिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल, जो भी उसका फीचर होता है हम उसको वहाँ पर लिखते हैं। क्लियर हो गया। तो सिमेट्री के बेस पर बात करते हैं सबसे पहले कि रेडियल सिमेट्री किसको कहा जाता है। जब हमारे कोई भी एनिमल का अगर हम एग्जांपल ले लें, देखिए सबसे पहले जैसे मैंने एसिमेट्रिकल की बात की कि किन में एसिमेट्री होती है, तो स्पंज इसके एग्जांपल में होंगे। स्पंज ऐसे हैं जिनमें सिमेट्री नहीं पाई जाती है। अब अगर हम रेडियल सिमेट्री की बात करते हैं, तो रेडियल सिमेट्री में क्या होता है, किसी भी सेंट्रल एक्सिस से गुजरने वाली कोई भी लाइन, किसी भी सेंट्रल एक्सिस से गुजरने वाली कोई भी लाइन, सपोज ये इस तरीके का मैं एक फिगर ड्रॉ कर रही हूँ यहाँ पर, चलिए मैं इसी से कर देती हूँ। ठीक है, मान लिया कोई इस तरीके का एक एनिमल है, ठीक, सिमेट्री समझाने के लिए मैं इसको मान लिया ये इस तरीके का क्या है, एक एनिमल है, ठीक है। मैं रेडियल सिमेट्री को एग्जांपल करना चाह रही हूँ। तो रेडियल सिमेट्री में क्या होता है कि कोई भी सेंट्रल एक्सिस से गुजरने वाली कोई भी लाइन जब किसी भी एनिमल को या किसी भी बॉडी को एक से रूपों में डिवाइड कर दे, तो इस तरीके की सिमेट्री कही जाती है रेडियल सिमेट्री। यानी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म या कोई भी बॉडी डिवाइड हो जाएगी टू आइडेंटिकल हॉल्स में, तब इस तरीके की सिमेट्री कही जाएगी रेडियल सिमेट्री। कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर मैं इस लाइन से इसको ऐसे करती हूँ, ठीक है, इसको ऐसे, ठीक, ये हो गया। और अगर मैं सेम एक्सिस से, सेंट्रल एक्सिस की बात हो रही थी, मैं सेंट्रल एक्सिस की बात करूँगी, सॉरी, सेंट्रल एक्सिस की बात हो रही थी, सेंट्रल एक्सिस की ही मैं यहाँ पर बात करूँगी। तो यहाँ पर डिवीज़न इस वाली लाइन से और यहाँ पर डिवीज़न इस वाली लाइन से, ये देखिए ये वाला डिवीज़न, ठीक है, ये वाली लाइन से और इधर वाली लाइन से जब सेंट्रल एक्सिस से कोई डिवाइड किया जाता है तो वो क्या होता है, इस रेडियल सिमेट्री को रिप्रेजेंट करता है।
रेडियल सिमेट्री यहाँ पर किस में मिलेगी, जैसे कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जैसे सिलेंट्रेट्स हो गए, इकाइनोडर्मेट्स हो गए या टेनोफोरा हो गए, उस तरीके के एनिमल्स में रेडियल या अरीय सममिति मिलती है। अब बात आती है बाइलेटरल। बाइलेटरल का मतलब होता है द्विपार्श्व। कोई भी एनिमल बॉडी है या कोई भी एनिमल है जिसकी बॉडी सिलेंड्रिकल है, मान लिया ये केंचुआ ही है, ये जो एक्सिस है उस एक्सिस से जब इसकी बॉडी को डिवाइड किया जाता है तो इसका एक पार्ट यानी कि लेफ्ट पार्ट जस्ट राइट पार्ट के तरीके से ही होता है, यानी कि बॉडी इक्वली 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। तो इस तरीके की जो सिमेट्री है वो सिमेट्री कही जाती है बाइलेटरल सिमेट्री, यानी कि जो बॉडी है आइडेंटिकल राइट और लेफ्ट हाल्फ्स में डिवाइड हो जाएगी और दोनों एक से ही होंगे। तो यहाँ पर ये कौन सी सिमेट्री होगी, बाइलेटरल सिमेट्री होगी। ठीक है, एक ही अक्ष से यानी कि एक ही एक्सिस से गुजरेगी और यहाँ पर सेंट्रल एक्सिस से गुजरेगी। तो ये 2 तरीके की यहाँ पर क्या मिलती है, सिमेट्री मिलती है। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। तीसरा पॉइंट था हमारा ट्रिप्लोब्लास्टिक और डिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक मैं बात कर रही हूँ। डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक यानी कि द्विकोरकी और त्रिकोरकी, डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक। द्विकोरकी और त्रिकोरकी। देखिए द्विकोरकी क्या होता है, जब भी एम्ब्रियोनिक लेयर्स होती हैं उन एम्ब्रियोनिक लेयर्स का डेवलपमेंट होता है, एक अरेंजमेंट होता है जिनमें एक्टोडर्म होती है और एंडोडर्म होती है। जब एक्टोडर्म यानी कि बाह्य त्वचा और अंतः त्वचा होती है तो इस 2 लेयर हो रही है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म की, तो इसको बोला जाता है डिप्लोब्लास्टिक। इसको क्या बोला जाता है, डिप्लोब्लास्टिक। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, कोई भी एनिमल है या कोई भी सेल अरेंजमेंट है, इन सेल अरेंजमेंट में 2 एम्ब्रियोनिक लेयर होती हैं यानी कि 2 भ्रूणीय स्तर होते हैं, जिनमें आउटर स्तर को बोला जाता है एक्टोडर्म और जो इंटरनल लेयर होती है उसे बोला जाता है एंडोडर्म, यानी कि बाह्य त्वचा और अंतः त्वचा। ठीक है, अगर ये 2 प्रेजेंट हैं तो यानी कि एनिमल कैसा है, डिप्लोब्लास्टिक। कैसा है, डिप्लो मीन्स द्विकोरकी, 2 कोरक, एक्टोडर्म और एंडोडर्म उसमें प्रेजेंट है। लेकिन कई बार ऐसा होता है, ये एक्टोडर्म और एंडोडर्म का एग्जाम्पल जैसे पता होना चाहिए, ये किस में होगा, सिलेंट्रेटा में। ठीक है, किस में होगा, सिलेंट्रेटा। उदाहरण है किस फाइलम के जंतुओं का ये लक्षण है। तो सिलेंट्रेट्स जितने होते हैं वो सिलेंट्रेट्स कैसे होंगे, डिप्लोब्लास्टिक। ओके, अब ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या हुआ कि कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनमें एक अनडिफरेंशिएटेड लेयर आती है जिसे बोलते हैं मीजोग्लिया। ठीक है, जब ये मीजोग्लिया प्रेजेंट होगी, मीजोग्लिया यानी कि मीजोडर्म, जब मीजोडर्म प्रेजेंट होगा तो ये मीजोडर्म किसके बीच आएगा, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में एक लेयर आ जाती है। ठीक है, जिसे बोलते हैं मीजोग्लिया या सिंपली जिसे बोलते हैं मीजोडर्म। अब ये लेयर कितनी हो गई, 3 लेयर हो गई। तो जब ये 3 लेयर हो जाएंगी तो इनको क्या बोला जाएगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, इसको क्या बोला जाएगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो ये मिलता है हमारा किस तरीके के फाइलम में, प्लेटीहेल्मिन्थीज में, इस तरीके का हेल्मिन्थीज में। ठीक है, प्लेटीहेल्मिन्थ्स जो होते हैं उनमें ये एग्जाम्पल पाया जाता है, यानी कि ट्रिप्लोब्लास्टिक कौन से फाइलम के एनिमल होते हैं, वो होते हैं कौन से, प्लेटीहेल्मिन्थ्स। ठीक हो गया। अब रही बात यहाँ पर कि जो एक्टोडर्म और एंडोडर्म ये प्रेजेंट होना और या एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म प्रेजेंट होना, ये बस इतना ध्यान रखिएगा, जिनमें एक्टोडर्म और एंडोडर्म प्रेजेंट हैं, 2 ही हैं, तो वो क्या होंगे आपके डिप्लोब्लास्टिक, यानी कि द्विकोरकी, 2 ही कोरक हैं, 2 ही लेयर हैं। क्लियर हो गया। ट्रिप्लोब्लास्टिक में क्या होगा, इनके बीच में यहाँ पर एक और लेयर आ जाएगी जो होती है मीजोडर्म, जिनमें 3 लेयर होंगी, वो क्या होंगे आपके ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक सिलेंट्रेट्स एग्जाम्पल हैं और ट्रिप्लोब्लास्टिक के एग्जाम्पल हैं प्लेटीहेल्मिन्थीज।
तो ये हमारा था अभी तक इस पर बेस्ड 3 पॉइंट्स, यानी कि डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक। इसके बाद हम बात करते हैं सीलोम की। सीलोम यानी जिसे हिंदी में कहा जाता है प्रगुहा। ठीक है, सीलोम की, इसे मैं इरेज कर देती हूँ। सीलोम, सीलोम के बेस पर ही 4th पॉइंट हमारा है ये COELOM, हिंदी में जिसे बोला जाता है प्रगुहा। देखिए सीलोम के बेस पर, ऑन द बेसिस ऑफ सीलोम, देखिए जो हमारी शरीर की एक भित्ति है, यानी कि कैविटी एक तरीके की प्रेजेंट होती है बॉडी वॉल में, तो उस बॉडी वॉल में इस कैविटी के प्रेजेंट या एब्सेंट होने के बेस पर भी 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। जिनमें वो कैविटी प्रेजेंट है उन्हें सीलोमेट कहा जाता है, जिनमें वो एब्सेंट होती है उन्हें एसीलोमेट कहा जाता है। ठीक है, अगुही और प्रगुही। जिनमें नहीं होती है उन्हें बोला जाता है एसीलोमेट। ठीक है, और जिनमें होती है उनमें बोला जाता है सीलोमेट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब क्लासिफिकेशन किया जाता है, इसके बेस पर कैटेगराइजेशन करना। बॉडी कैविटी जब मीजोडर्म में, यानी आप इसको ऐसे समझिए कि जो मीजोडर्म है, मीजोडर्म में एक कवर्ड बॉडी कैविटी एक कवर्ड फॉर्म में होती है, तो वो क्या कही जाती है, सीलोम कही जाती है, यानी कि विच इज लाइंड बाय मीजोडर्म, जो किससे कवर्ड होगी, मीजोडर्म से कवर्ड होगी या आच्छादित होगी, या उस पर एक आवरण होगा, उस ऐसी संरचना को बोला जाता है सीलोम। ठीक है, अब जिनमें सीलोम प्रेजेंट है, यानी कि मीजोडर्म से कवर्ड वो संरचना उपस्थित है, तो ऐसे एनिमल क्या होते हैं, सीलोमेट। जिनमें नहीं है उनको बोला जाता है एसीलोमेट। ठीक हो गया ना। अब सीलोमेट कौन कौन से हुए, जैसे एनिलीडा हुए, मोलस्का हुए, आर्थ्रोपोडा हुए, इकाइनोडर्मेटा हुए, इन सभी में सीलोम प्रेजेंट होती है। ठीक हो गया। तो किनमें सीलोम प्रेजेंट होती है इसका आप ध्यान रखेंगे। फिर से रिपीट कर दे रही हूँ, जैसे मोलस्का है, आर्थ्रोपोडा है, इकाइनोडर्मेटा है और एनिलीडा है। ठीक है, ये वाले फाइलम के जितने भी एनिमल्स या जितने भी मेंबर्स होंगे सभी में सीलोम प्रेजेंट होगी। इसके बाद बात आती है कि कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनमें मीजोडर्म से कवर्ड यहाँ पर कैविटी नहीं होती है, बल्कि मीजोडर्म और एंडोडर्म के बीच में कुछ पाउचेस से बने हुए होते हैं, यानी कि रेगुलर नहीं होती है, कुछ वहाँ पर पाउचेस से बने हुए होते हैं, उसको बोला जाता है स्यूडोमेट। ठीक है, हिंदी में जिसको बोला जाता है कूटगुहिका। जैसे देखिए ऐसे समझिए, ये एक्टोडर्म और एंडोडर्म है, इसके बीच में जो अभी तक हमने कवर्ड देखा वो तो हमारा सीलोमेट था, सीलोम प्रेजेंट है, लेकिन कई बार ऐसा होता है ये रेगुलर नहीं होती है और इस तरीके के यहाँ पर पाउचेस जैसे मिलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के जिनमें मिलेगी उनको बोला जाता है स्यूडोसीलोमेट, यानी कि बिखरी हुई कुछ पाउचेस हैं, हिंदी में जिसे बोला जाता है कूटगुहिका। मैं हिंदी भी लिख दे रही हूँ, कूटगुहिका। और स्यूडोसीलोमेट, सीलोम प्रेजेंट है बट स्यूडो फॉर्म में प्रेजेंट है, तो इसको हम स्यूडोसीलोमेट ही कहते हैं। अब ये किस में मिलेगी, ये मिलती है हमारे एस्केलमिंथीज में, मिलती है हमारे एस्केलमिंथीज में मिलती है। और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें शुरू में ही बोला प्रेजेंट नहीं होती है, उनको बोला जाता है एसीलोमेट। और ये कौन से होते हैं एसीलोमेट, प्लेटीहेल्मिन्थ्स। ठीक है, प्लेटीहेल्मिन्थ्स जो होते हैं वो एसीलोमेट होते हैं, यानी कि उनमें किसी भी तरीके की सीलोम प्रेजेंट नहीं होती है। तो इस बेस पर अभी आप देखिए, सीलोम के बेस पर, प्रेजेंस के बेस पर हमने उसको डिवाइड किया, एनिलीडा। ठीक है, एसीलोमेट यानी कि क्या हुए, प्लेटीहेल्मिन्थ्स, और स्यूडोसीलोमेट यानी कि एस्केहेल्मिन्थ्स। ठीक है, तो ये क्या हुए, इनको डिवाइड हमने क्या किया, इस बेस पर डिवीजन किया उनका। अब रही बात सेगमेंटेशन की। सेगमेंटेशन जिसको हिंदी में बोला जाता है खंडी भवन, मैं इसको भी इरेज कर दे रही हूँ, उसको बोला जाता है खंडी भवन। मैं इसको इरेज कर देती हूँ, आपको ये समझ में आ ही गया होगा। तो यहाँ पर आएगा हमारा नेक्स्ट 5th पॉइंट होगा इसका सेगमेंटेशन, सेगमेंटेशन। ठीक है, हिंदी में जिसको बोला जाता है खंडी भवन।
खंडी भवन का मतलब ये हुआ, जैसे आपने केचुआ देखा होगा, मैं रफ सा एक डायग्राम बना रही हूँ, नहीं तो आप ये डायग्राम में देख रहे हैं कि उसकी बॉडी किस तरीके से होती है, इस तरीके से उसमें सेगमेंट से बने हुए होते हैं। ठीक है, केचुए में इस तरीके से क्या होते हैं, ये सेगमेंट बने हुए होते हैं। और जब हम केचुए के बारे में स्टडी करते हैं तो हम देखते हैं कि हर सेगमेंट में स्पेसिफिक ऑर्गन होता है। तो इस तरीके का जो सेगमेंटेशन होता है, उस सेगमेंटेशन के बेस पर भी यहाँ पर एनिमल्स को डिवाइड किया जाता है। और ये जैसे केचुए का ही एग्जाम्पल ले रही हूँ, अगर इस तरीके का फिनोमिना यानी कि सेगमेंटेशन फिनोमिना यहाँ पर मिल रहा है तो उसको बोला जाता है मेटामेरिज्म। उसको क्या कहा जाता है, मेटामेरिज्म। जैसे जोंक हो गया, केचुआ हो गया, ये क्या हुआ, बॉडी सेगमेंटेड होती है। आपने उसकी बॉडी पर लाइंस देखी होंगी, वो लाइंस इंडिकेट करती हैं उसके हर एक खंड को, यानी कि उसकी बॉडी के एक सेगमेंट को। तो इस तरीके के एनिमल्स को ऑन द बेसिस ऑफ सेगमेंटेशन यानी कि खंडी भवन के आधार पर, शरीर जो खंड युक्त है उन खंडी भवन के आधार पर अलग तरीके से क्लासिफाइड किया गया। जैसे हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एनीलिडा की, जोंक हो गया यानी कि लीच जिसको बोला जाता है, और हमारे कोर्स के अकॉर्डिंग हिरोडिनेरिया ग्रेन्युलोसा की हम बात कर रहे हैं, और उधर हम बात कर रहे हैं केचुआ यानी कि अर्थवॉर्म की, फेरेटिमा पोस्थ्यूमा की। ठीक है, तो इनको हम किस में रखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ सेगमेंटेशन एक अलग तरीके से कैटेगराइज करते हैं, यानी कि फाइलम एनीलिडा। अब लास्ट सेक्शन हमारा इसका है नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड की प्रेजेंस के बेस पर हम इसको डिवाइड करते हैं। नोटोकॉर्ड बोला जाता है हिंदी में पृष्ठरज्जु। ठीक है, हिंदी में इसको क्या कहते हैं, पृष्ठरज्जु। अब देखिए पृष्ठरज्जु क्या होता है कि जो नोटोकॉर्ड है मीजोडर्म से ही बनती है, और जो हमारे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है तो उस एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में डॉर्सल साइड पर इसका ये स्थित होती है। डॉर्सल साइड यानी कि पृष्ठ सतह पर ये स्थित होती है, हिंदी में उसको बोला जाता है पृष्ठ सतह। ठीक है, वहीं पर ये बनती है, कहाँ पर, जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा है तो ये जो नोटोकॉर्ड है मीजोडर्म से बनती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नोटोकॉर्ड किस तरीके के टिश्यूज से फॉर्म्ड होती है, तो जो मीजोडर्म होते हैं, नॉट एक्टोडर्म नॉट एंडोडर्म, मीजोडर्म नोटोकॉर्ड बनाती है। यानी कि कहाँ पर स्थित होती है नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड डॉर्सल साइड पर ही बनती है, और जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है उनको बोला जाता है कॉर्डेटा, और जिनमें ये एब्सेंट होती है उनको बोला जाता है नॉन कॉर्डेटा। यानी कि जिनमें ये कॉर्ड प्रेजेंट है वो कॉर्डेटा पृष्ठरज्जु की, और जिनमें नहीं है उन्हें हिंदी में बोला जाता है अरज्जु की, यानी कि नॉन कॉर्डेटा। मैं इसमें तो आपको ये कहूँगी ये पृष्ठरज्जु की और अरज्जु की ना याद करके कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा याद करिएगा, क्योंकि आगे यही आपका लिए फेमिलियर होने वाला है। तो ये तो था कि प्रेजेंस ऑफ कॉर्ड पर किस तरीके से एनिमल्स को हमने डिवाइड किया। ठीक है, अब रही बात जैसे नॉन कॉर्डेट्स के एग्जाम्पल कौन से आते हैं, जैसे पॉरीफेरा हो गया, और यहाँ पर आपके कौन से हो गए, इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, तो ये हमारे कौन से एनिमल्स होते हैं जो नॉन कॉर्डेट्स होते हैं। बाकी आपके कॉर्डेटा आप जानते ही हैं, कॉर्डेटा एक अलग से हम फाइलम पढ़ते हैं, जिनमें भी बैकबोन कह सकते हैं प्रेजेंट होती है या कॉर्ड प्रेजेंट होती है, वो कहे जाते हैं हमारे कॉर्डेटा। और जो ये कॉर्ड होती है वो रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये ध्यान में रखिएगा। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान ही ये बनती है, क्योंकि पूछा जाता है कि कॉर्ड किस समय बननी शुरू होती है। ठीक है, अब जितने भी आप एनिमल पढ़ेंगे पॉरीफेरा से लेकर इकाइनोडर्मेटा तक, पॉरीफेरा से लेकर, मैं लिख दे रही हूँ, पॉरीफेरा से लेकर इकाइनोडर्मेटा तक ये सारे के सारे नॉन कॉर्डेटा हैं। इसके बाद आप जितने पढ़ते हैं वो सब हम किस में पढ़ते हैं, कॉर्डेट्स में पढ़ते हैं, यानी कि इनसे लेकर इन तक कॉर्ड प्रेजेंट नहीं होगी जब हम एनिमल्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो ये तो था हमारा एक जो क्लासिफिकेशन का बेस क्या है, उसके आधार पर ये 6 बिंदु कि किस तरीके से उनको क्लासिफाइड किया गया।
क्योंकि बहुत बड़ा है, एनिमल किंगडम भी बहुत बड़ा है। तो आगे हम जैसे फाइलम मान लीजिए प्रोटोजोआई आएगा, तो हम 1 बाय 1 फाइलम के बारे में स्पेशल कैरेक्टर फीचर ये पढ़ते जाएंगे, ताकि जिससे एक तो क्या होगा, जैसे ही हम कोई एनिमल देखेंगे तो हमें कहीं ना कहीं पता चल जाएगा, जो हमारी डे रूटीन की मैं बात कर रही हूँ, हम उसको इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये एनिमल किस फाइलम से बिलोंग करता है। तो ये तो था आज का टॉपिक। नेक्स्ट सेशन में इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए कि किस तरीके से क्लासिफिकेशन आगे बढ़ता है, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल आज का टॉपिक हम यहीं पर स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट सेशन में आपसे जल्दी मिलेंगे। अपेक्षा पूरी है कि आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा, क्योंकि अगर हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं तो उसके लिए बिल्कुल बेसिक ये पॉइंट्स थे जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए कि किस तरीके से क्लासिफिकेशन हुआ। और जब हम एनिमल के बारे में लिखते हैं, स्पेशल उनके लक्षण लिखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते हैं, तो हमें यहाँ से इजीली आइडेंटिफाई हो जाता है, पता चल जाता है कि हमने उसको उस फाइलम में क्यों नहीं रखा और इसी फाइलम में क्यों रखा। तो आगे वही पढ़ेंगे हम कि एनीलिडा में केंचुए को क्यों रखा गया, क्यों नहीं उसे पॉरीफेरा में रख दिया गया। तो इन सब बिंदुओं को नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। फिलहाल आज इतना ही। लगातार साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।